हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने देखा इस वक्त तक आशी जो अपने लिए सफाई देने के लिए अब काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी थी, वहीं आर्या जो उसके पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू। आशी जिनकी बात सुन करके कहती है आप ज़्यादा खुश मत होइए, आपकी बैंड तो मैं रूम में चल के बजाऊंगी। वहीं आर्यांश उसका जवाब देते हुए कहते हैं वैसे रूम के अंदर जाने की क्या ज़रूरत है, अगर बैंड बजानी है तो यहीं बजा सकती हो तुम। आशीष उन्हें इतना रोमांटिक होता देखकर कहती है शायद आप भूल रहे हैं कि आप अपने रिवेंज के लिए मुझसे शादी किए थे, याद है ना आपको। आर्यांश उससे कहते हैं रिवेंज के बारे में तो बात मत ही करो, उसके बारे में हम रात में बात करते हैं। वहीं आर्यांश की बुआ सबसे पहले नाश्ता करके उठ जाती हैं। वैसे तो उनका मुंह इतना ज़्यादा ख़राब बन चुका था कि उन्हें नाश्ता भी करने का मन नहीं करता, लेकिन उनके उठने ना उठने से किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। वहीं अब धीरे धीरे करके सब लोग नाश्ता करके उठने शुरू कर चुके थे। आर्यांश भी अपने मीटिंग हॉल की तरफ निकल जाते हैं, जहां पर उनके पार्टी मेंबर्स उनका वेट कर रहे थे। वहीं वो वेदाक्ष को भी इशारा करके मीटिंग हॉल के अंदर ले जाने के लिए कहते हैं। वेदाक्ष को तो वैसे आर्यांश के इन सारे कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी आर्यांश के कहने पर उसे तुरंत ही उठना पड़ता है और वो भी धीरे धीरे आर्यांश के पीछे पीछे जाने लगता है। आशी को तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, जिसकी वजह से वो आराम से खाती है। वहीं उसके ठीक सामने सोनी और पिया भी बैठी हुई थी। पिया जो आशी को देखकर कहती है आपको पता है मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि आप कुछ ऐसा पहन कर आओगे, सच में आप बहुत अलग हो। आशी जो पिया को देखकर हल्का सा स्माइल करती है और फिर सोनी को देखकर कहती है तुम कैसे हो, एडमिशन हुआ तुम्हारा। सोनी धीरे से अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहती है हाँ दीदी, मैं भी अब पिया के साथ जाती हूँ स्कूल। पिया जो कहती है वैसे तो इसकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसका एडमिशन 9th में ही करवाया गया। आशी जो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारा वक्त है और तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है। दोबारा से अगर तुम्हें वक्त मिला है तो उसका अच्छे से इस्तेमाल ज़रूर करना। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हें। सोनी जो कहती है आप है ना यहाँ पर, भला दिक्कत कैसे हो सकती है। और फिर पिया भी है और यहाँ पर सब लोग मुझे बहुत मानते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मैं इन लोग के परिवार से ही हूँ। पिया जो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है ओ लड़की, खबरदार जो खुद को गैर बोला तो, बहन हो तुम हमारी और बहन अपने परिवार की होती है, बाहर से नहीं आती, समझ गई। तू बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है तो क्या हो गया, वेदाक्ष भाई से ज़्यादा मैं तुझे मानती हूँ। वहीं आशी उन दोनों की बातों को सुनकर खुश होते हुए कहती है दैट्स सो ग्रेट, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई तुम दोनों की। चलो फटाफट से तुम लोग मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी की भी वाइब है। सब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, मेरे जैसा मस्ती करने वाला यहाँ पर कोई है क्या। वही वेदाक्ष तुरंत ही आशी के बगल में आता है और आशी से कहता है भाभी मैं हूँ ना, मैं फुल टू फुल मस्ती करने वाला इंसान हूँ, लेकिन आप प्लीज़ ज़रा भाई को मना लो कि मुझे इतना ज़्यादा काम न दिया करें। आपको पता है मुझसे बिजनेस का भी काम करवाते हैं और अब तो ये इलेक्शन सर पर आ रहा है, इसलिए पॉलिटिकल काम भी मुझसे ही करवा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस प्यारे से नन्हे से बच्चे पर जुल्म हो रहा है। आशी जो उसे देखकर कहती है ओह काम करवा रहे हैं तुझसे, ये तो बहुत गलत बात है। कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ इस बारे में। वैसे जा कहाँ रहे थे इतनी जल्दी में। वेदाक्ष अपने फ़ोन को लेने के लिए आया था, वो तुरंत ही भागते हुए कहता है जा रहा हूँ मीटिंग हॉल में, नहीं गया तो फिर भाई पैर तोड़ देंगे मेरा। वहीं आशी भी अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने हाथ में कॉफ़ी मग लेते हुए कहती है ये मीटिंग हॉल कहाँ है पिया। पिया जो उनको इशारे से समझाते हुए कहती है भाभी यहाँ से सीधा जाना, फिर लेफ्ट में, वहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे वो प्राइवेट एरिया है, वहाँ पर सब लोग जाना अलाउड नहीं है किसी को भी। आशी जो कहती है मुझे कैसे नहीं अलाउड होगा, अच्छा ठीक है मैं बस ऐसे घूम रही हूँ। आशी बताती नहीं है पिया को कि वो उस मीटिंग हॉल के अंदर जाना चाह रही है। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है और क्या माजरा हो रहा है, लेकिन अब आशी तो हर चीज़ के लिए क्यूरियस हो जाया करती थी और उसे सारे लोग के काम में दखलंदाजी देना बहुत पसंद था। अब वैसे भी उसके लिए कोई खास काम तो था नहीं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे टरकते हुए अपने पैर को उसी मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ा देती है। वो बार बार ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे वो तो बस अहान के मेंशन को ही देख रही है और उसे कहीं पर भी नहीं जाना। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ करके देखती है, वो देखती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो झटके से मीटिंग हॉल का दरवाज़ा खोल देती है। और वहीं दूसरी तरफ अंदर इस वक्त आर्यांश जो कि अपने पार्टी के लीडर थे, वहीं उनके साथ
उनके सीनियर मेंबर, कैंपेन मैनेजर, कुछ ग्राउंड के वर्कर्स, सिक्योरिटी टीम और साथ ही सोशल मीडिया टीम, वो सारे लोग बैठ करके उनके साथ ही बातें कर रहे थे। आर्यन जो सबसे कहते हैं इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, सब लोग अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। और सिक्योरिटी टीम का क्या कोई रिस्पॉन्स है यहाँ पर? सारी अरेंजमेंट ठीक ठाक से हो गई है ना? नई सिक्योरिटी टीम को कमांड करने वाला बंदा जो कि खड़े होते हुए कहता है यस सर। वहीं उनका सिक्योरिटी कमांड जो कि खड़े होते हुए उनसे कहता है सर एवरीथिंग इज़ सेफ एंड फाइन, और हम लोगों ने पहले से ही सारी स्ट्रेटजी बना ली है कि किस तरह से ग्राउंड पर सारे वर्कर्स काम करेंगे, और होर्डिंग वगैरह लगाने के लिए भी हमने जगह वगैरह ढूंढ ली है। कोई भी इशू नहीं आएगा सर। और जहाँ जहाँ पर रैली निकलेगी हर जगह पर कैमरा को ऑलरेडी हम लोगों ने हैक करवा लिया है। अब वो सारे कैमरा हमारे कंट्रोल रूम से डायरेक्टली कनेक्टेड हो चुके हैं। आज अपने इशारे से उन्हें बिठाते हुए कहते हैं ग्रेट, एनी फर्दर अपडेट? वही सोशल मीडिया टीम का मेन कमांड जो कि खड़े होते हुए कहता है सर आपने जैसा जैसा कहा था हमने काफ़ी अच्छे अच्छे स्लोगन वगैरह यूज़ करके काफ़ी लोगों के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स को बनाया है और काफ़ी फॉलोअर्स भी गेन कर लिए हैं। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, हर कोई इंसान सोशल मीडिया पर दिन भर लगा रहता है, तो मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर होगा और पब्लिक के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जो कहते हैं ओके फाइन। वही उनका सीनियर मेंबर जो खड़े होते हुए कहता है सर इन सब के बिहाफ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा अगर आप मुझे अलाउ करें तो। वही यहाँ जो अपनी कुर्सी को उसकी तरफ घुमाते हुए कहते हैं बोलिए। वो आर्यांश को देखते हुए अपने सिर को थोड़ा झुकाते हुए कहता है सर मेरे हिसाब से सारी चीज़ें तो अपने हिसाब से काम कर ही रही हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है सर, आजकल अपनी अपनी पार्टी में लोग एक एक सेलेब को भी इंक्लूड कर लेते हैं ताकि उस सेलेब की जितनी भी जनता है वो उस पार्टी की तरफ तुरंत ही झुक जाए, और अगर वो उस पार्टी की तरफ आ गई इसका मतलब ये है हमारी पार्टी जीतेगी ही। तो एडवर्टीजमेंट के साथ साथ अगर हम भी किसी सेलिब्रिटी को हायर कर ले तो। आज उसको बीच में ही रोकते हुए अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ मैं, बॉलीवुड की मूवी बनाने नहीं जा रहा। प्रमोशन करने में और लोगों को जागरूक करने में अंतर होता है। मैं खुद को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लोगों तक ये बात और ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मैं सच में उन लोगों के लिए काम कर रहा हूं, हमारी पार्टी उन लोगों के लिए काम करना चाह रही है। और वैसे भी आर्यन शहजादा किसी सेलिब्रिटी का मोहताज नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बार हमारी टीम और हमारी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा जो हमें किसी सेलिब्रिटी को हायर करने की ज़रूरत है? ये होर्डिंग्स, ये रैली, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, हम लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि बाकी के पार्टीज़ और हमारी पार्टीज़ में क्या अंतर है। वही उनका स्पोक्स पर्सन जो कि खड़े होते हुए कहता है वैसे सर हर जगह मीडिया में इस वक्त तो आर्यन शहजादा और आर्यन शहजादा का ही नाम है, मतलब हर जगह इस वक्त आप ही छाए हुए हैं और लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं, स्पेशली उन सारी लड़कियों को बचाने के लिए। आर्यन अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि तभी पीछे से कुछ आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो। सबकी नज़र उसी तरफ चली जाती है। वहीं पीछे से एक बुलंद आवाज़ आती है तो बताने की क्या ज़रूरत है, आप करके दिखाइए ना। पब्लिक सुनना नहीं पसंद करती बल्कि देखना पसंद करती है। पब्लिक एक्सपीरियंस करना चाहती है, महसूस करना चाहती है। वादा करने वाले तो आपको हर रास्ते पर नए नए पार्टी मेंबर्स मिल ही जाएंगे, लेकिन उस वादे को निभाने वाला बहुत कम मिलता है। और सच कहें तो आजकल वादे निभाने वाले मिलते ही नहीं। हस्बैंड वाइफ के साथ किया वादा नहीं निभा पा रहा, फ्रेंड्स दूसरे फ्रेंड के साथ किया हुआ वादा नहीं निभा पा रहे के बाद, और ये बच्चा तक जो माँ बाप उसको जीवन भर पालते हैं उसे ले जाकर के अनाथ आश्रम में छोड़ाते हैं। आजकल इमोशनल अटैचमेंट जैसी कोई चीज़ रही नहीं गई है। सब लोग को सिर्फ दिखावा करना है। अगर कोई एक गरीब इंसान को कुछ दे देता है, रोटी या पैसा, तो उसे 50 जगह पर वायरल कर देता है ताकि हर एक दुनिया का इंसान देखे कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। आजकल दिखावा और शो ऑफ, बस यही चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। और देखें, एक नई भी चीज़ ट्रेंड में आई है, सेलिब्रिटीज़ को हायर करना। अब सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज़ हमें बताएंगे कि सोशल वर्क कैसे किया जाता है। अरे उन्हें क्या पता होगा कि जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो तो हम जैसे आम लोगों को पता होता है ना। इवन आप लोगों को भी नहीं पता होता, आप लोग तो बस बड़ी गाड़ियों से घूमते रहते हैं, सरकार की दी हुई सारी सुख सुविधाओं को इस्तेमाल करते हैं और पब्लिक जाए भाड़ में। वो स्लोगन है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अभी तक वहाँ पर बैठे सभी लोग सिर्फ वो आवाज़ ही सुन पा रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ते हैं, आर्याश और बाकी सारे लोगों को उसका चेहरा क्लियर हो जाता है।
आर्यांश ने तो आवाज़ से ही समझ लिया था कि ये आखिर हो कौन सकता है, लेकिन वहीं पर बाकी लोगों के तो मुंह खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि आर्यांश को इस तरह से अपोज करने वाला कोई भी नहीं था। इवन किसी पार्टी के लीडर में भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह आर्यांश के खिलाफ इस तरह से डायरेक्टली बोल पाए। सब सिर्फ उनके पीठ पीछे ही दुश्मनी कर सकते थे, उनके मुंह पर तो सब उनके सामने हाथ जोड़ लिया करते थे। आशी जो अंदर आते हुए कहती है, क्या हो गया, सच बोली तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। आप जितने पैसे होर्डिंग्स और ये सेलिब्रिटी को हायर करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करना और ना जाने कितने सिक्योरिटीज़, कितने ज़्यादा पैसे आप लोग खर्च करते हैं, अगर वो पैसे आप जनता की मदद करने के लिए लगाएंगे तो जनता को आप लोग को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उनका अटेंशन ग्रैब करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो खुद ब खुद आपको वोट देंगे। आप लोग जनता को खरीदना चाहते हैं, उनसे एक बार प्यार करके क्यों नहीं देखते? इलेक्शन जीतना इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है जितना आप लोग उसे बनाते जा रहे हैं। आप लोग को लगता है कि पैसे देकर के इलेक्शन जीता जा सकता है, पैसे देकर के सिर्फ लूटा जा सकता है। और अगर आप लोग की सोच लूटने वाली है तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अगर सच में आप जनता की मदद करने के लिए इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं तो शुरुआत अभी से करिए। जनता को दिखाइए, उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें महसूस कराइए कि आप उनके लिए उनके हमदर्द बनने के लिए आए हैं और आगे भी आप ऐसा ही करने वाले हैं। और ये नहीं कि बस एक बार इलेक्शन जीत गए तो फिर बाय बाय टाटा ख़त्म। नहीं, तब भी आपको ज़रूरत है उनकी मदद करने की, उनकी आवाज़ सुनने की। आप लोगों को ये भी आइडिया नहीं है कि रोड पर पड़ी जनता कितने उम्मीद से आप लोग को वोट देती है। उनकी आंखों में एक चमक रहती है कि शायद ये हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन आप लोग तो बस अपनी बैंक के बैलेंस को ही भरते जाते हैं। आप लोग को ज़रा भी तरस नहीं आती उन लोगों पर, उनकी उम्मीदों को इस तरह से रौंदते हुए। और यहाँ पर डिस्कशन भी क्या हो रहा है कि किस तरह से हमें जनता को अट्रैक्ट करना है, ना कि हमें किस तरह से जनता की मदद करनी है। अगर हर इलेक्शन हॉल में इसी तरह की बातें होने लगी ना तो फिर जनता का भरोसा इस हद तक उठ जाएगा कि कोई वोट देने में विश्वास ही नहीं करेगा। और आजकल इसी वजह से अक्सर लोग वोट देना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट देने ना देने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। बस अगर कुछ लोग वोट देते भी हैं तो क्यों देते हैं? कुछ लोग शराब के लालच से दे देते हैं, तो कुछ लोग पैसे के लालच से, कुछ लोग के घर में राशन नहीं होता तो उसके लालच से दे देते हैं। आजकल जितने लालच आप जनता को दे रहे हैं ना, अगर उतनी ही उम्मीदें देंगे तो जनता आपसे प्यार करना शुरू कर देगी। और एक बार अगर आपने जनता का दिल जीत लिया ना तो वो बार बार सिर्फ आपकी ही रहेगी। और हाँ, जनता का विश्वास जीतना इतना मुश्किल काम नहीं है, बस उसके लिए थोड़ा सा सोच लीजिए आप लोग। जैसे याशी ने अपने लेक्चर को ख़त्म किया था, वेदाक्ष तुरंत ही खड़ा होता है और ज़ोर ज़ोर से ताली पीटने लगता है। अब वेदाक्ष ने शुरुआत की थी तो स्पोक्स पर्सन और वहीं आर्यांश के खुद के सीनियर मेंबर, जो कि उनके असिस्टेंट की तरह ही उनका काम करते थे, वहीं बगल में बैठा शाश्वत और बाकी लोग भी धीरे धीरे खड़े होकर के आशिक के लिए ताली मारना शुरू कर दिए थे। वहीं आर्यांश भी अपने चेयर पर बैठे हुए उसे काफ़ी प्राउडली देख रहे थे। आर्यांश के अलावा वहाँ पर सारे लोग खड़े हो गए थे। जो आर्यांश की तरफ अपने कदम को बढ़ा देती है, सामने के टेबल पर अपने हाथ को टेक लगाते हुए कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए कहती है, आपको अगर डिस्कशन करना भी होता है ना तो आकर के मेरे साथ कर लिया करिए, ऐसे चुन्नू मुन्नों के साथ आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। खैर, अगर सजेशन पसंद आई होगी तो ठीक है, वरना फ्री का ज्ञान है, आप चाहें तो लें वरना जाने दीजिए, आप चाहें तो लें वरना जाने दीजिए। और ये बोल करके वो पूरे टेंशन में बाहर निकल जाती है। आर्यांश भी उसे देखते रह गए थे और वो खुद से ही कहते हैं, कितने बार और कितने बार दिल जीतोगी तुम मेरा? हर बार मेरे मेल ईगो को हर्ट कर देती हो, लेकिन उतने ही बार तो मेरे दिल को खुश कर देती हो। मिसेस आशी रायज़ादा, मिसेस अश्विनी रायज़ादा। वही वो चेयर को तुरंत ही घुमा लेते हैं। सारे लोग तुरंत ही बैठ चुके थे, क्योंकि आर्यांश की नज़र जिस पर जाती है तुरंत उसकी तालियां भी बंद हो जाती हैं और उसकी नज़र भी झुक जाती है। आर्यांश जो मेन लीड चेयर पर बैठे हुए सबको ऑर्डर देते हुए कहते हैं, लखनऊ की हर एक सड़क पर जितने भी गरीब लोग दिखते हैं, जितने भी ऐसे ज़रूरतमंद दिखते हैं जिसको हमारी ज़रूरत है, उसकी हेल्प हमारी तरफ से होगा। होर्डिंग को कैंसिल करो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस बात को फैलाने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, इसके कोई भी पिक्चर्स नहीं क्लिक होंगे। लखनऊ में अब कोई भी शख्स खाली पेट नहीं सोएगा।
स्पेशली तब तक जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता। और वैसे ये काम मैं खुद करना चाहूँगा अपने हाथों से। इलेक्शन जीतो ना जीतो, कम से कम मुझे खुशी तो मिलेगी। आर्यांश की बातें सुन करके सारे लोग एकदम से हैरान रह चुके थे और वही सारे लोग आपस में गॉसिपिंग करना शुरू कर देते हैं। आर्यांश एक बार टेबल पर टैप करते हुए कहते हैं, यस एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल होश में ये बात बोल रहा हूँ। मीटिंग हॉल में अगर कुछ भी डिस्कशन होगा तो वो ये नहीं कि हमें अपनी पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है और उसे प्रमोट कैसे करना है, बल्कि ये कि ज़रूरतमंद की हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। और लखनऊ का कोई भी शख्स अब आर्यांश शहजादा की नज़र से बचना नहीं चाहिए। उसकी मदद मैं खुद करूँगा। बात आ रही समझ? सारे लोग तुरंत ही चिल्लाते हुए कहते हैं, यस सर। आशी के उस छोटे से लेक्चर ने सबके अंदर एक अलग लेवल की ऊर्जा जगा दी थी और वहीं आर्यांश को भी अब समझ आ चुका था कि किस तरह से उन्हें अब इस इलेक्शन को डील करना है। वहीं वो खड़े होते हैं और सबसे कहते हैं, नाउ मीटिंग इज ओवर, आप लोग जा सकते हैं। और ये बोल करके वो भी वहां से बाहर निकल जाते हैं। वहीं वेदाक्ष उनके पीछे पीछे आते हुए कहता है, भाई मानना पड़ेगा, भाभी का दिमाग तो नेक्स्ट लेवल है। मतलब क्या सोचती हैं और किस तरह से सोचती हैं। अगर ऐसे हर इंसान सोचना शुरू कर दे तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी ना। आर्यांश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें आशी के बारे में इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ उसका हस्बैंड, मैं तारीफ करूँगा उसकी। वेदाक्ष कहता है, भाई पर मैं तो लेक्चर के बारे में बात कर रहा था और उसके बारे में तो सब। कि तभी आर्यांश उसको उंगली दिखाते हुए कहते हैं, कल रात में भी तुम्हारी हरकतों की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। और फिर वो उसके कान को पकड़ते हुए कहते हैं, आशी पर अपनी नज़र मत डालना तुम। वेदाक्ष कहता है, भाई भाभी है वो मेरी, आप कैसी बात कर रहे हो। आर्यांश कहते हैं, भाभी हो चाहे कुछ भी हो, उसके बारे में बात मत किया करो तुम। उसकी तारीफ भी मैं करूँगा, उसकी बुराई भी मैं करूँगा, समझ आ रही है बात। वेदाक्ष कहता है, जी भाई कान तो छोड़ दो, आइंदा से तारीफ नहीं करूँगा भाभी की। और वही वो आर्यांश को जाता हुआ देखता है तो अपने आप से ही कहता है, गजब पॉजिटिव भाई है मेरे, क्या लेवल की जेलसी है इनकी। मतलब इनकी वाइफ सिर्फ इनकी ही है, बाकी दुनिया की वो कुछ भी नहीं लगती है, अकड़ू कहीं के। और ये बोल करके वो भी अपना फ़ोन लेता है और काव्या को कॉल लगाते हुए खुश होने लगता है। वही काव्या जो थोड़ी देर में ही उसका कॉल उठाते हुए कहती है, हेलो वेदाक्ष कैसे हो। वही वेदाक्ष कहता है, हाय तुम्हारी आवाज़, तुम तो दिन प्रतिदिन मुझे और ज़्यादा अच्छी लगने लग रही हो यार। वही काव्या जो से कहती है, दिन प्रतिदिन, वाह बड़ी अच्छी हिंदी निकल रही तुम्हारे मुँह से तो। वही वेदाक्ष कहता है, मीटिंग हॉल से निकल के बाहर आ रहा हूँ ना, ये इलेक्शन की मीटिंग हॉल है, समझ ही रही हूँ वहाँ पर कितने शुद्ध शुद्ध हिंदी बोली जाती है, मेरा भी दिमाग पक जाता है यार। वैसे मुझे ये सब काम पसंद नहीं है। वही काव्या जो कहती है, तुम भी इलेक्शन लड़ रहे हो क्या, और क्या आर्यांश जी के खिलाफ लड़ रहे हो। वेदाक्ष कहता है, पागल हो गए हो, एक शब्द में उनके खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ। अरे एक शब्द क्या, एक सांस भी मैं उनके खिलाफ नहीं ले सकता, और मैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने जाऊँगा, तौबा तौबा, नहीं कभी नहीं। काव्या जो कहती है, तो तुम क्या कर रहे थे मीटिंग हॉल में। वही वेदाक्ष कहता है, अरे वो सब छोड़ो यार, ताज़ा खबर तो ये है कि अश्विनी आशी भाभी ने क्या गजब का रोस्ट किया भाई को। मतलब इतने सारे लोगों के सामने, पूरे पार्टी मेंबर थे, लेकिन सबके सामने ना जिस तरह से आशी भाभी ने लेक्चर दिया ना भाई को, मज़ा आ गया, मतलब दिल को सुकून मिल गया। अगर भाई को कोई टक्कर देने वाला पैदा हुआ है ना, तो वो सिर्फ आशी भाभी हैं। वही काव्या जो कहती है, ये सारी तुम्हारी गलतफहमी है, ये आपस में टक्कर नहीं खेल रहे, बल्कि कुछ और ही घनचक्कर है यहाँ पर, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इसका। वेदाक्ष कहता है, क्या मतलब, ऐसा कौन सी बात है जो मुझे पता नहीं, वो भी मेरे घर में ही चल रही है, और तुम्हें उसके बारे में पता है। काव्या जो कहती है, अरे पता नहीं है, मेरे पास तो उसकी पूरी प्रूफ है। वेदाक्ष कहता है, ऐसा क्या कांड कर दिया मेरे भाई ने, और तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ आ गया। वही काव्या जो कहती है, अरे गुस्सा क्या रहे हो। वेदाक्ष कहता है, गुस्सा नहीं रहो यार, बस पूछ रहा हूँ, मतलब क्यूरियस हो रहा हूँ, बताओ ना। काव्या जो कहती है, कल रात पता है क्या हुआ इन दोनों के बीच। खैर छोड़ो, मैं अश्लीलता वाली बात है मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। वेदाक्ष कहता है, अरे मतलब भाई और भाभी, लेकिन अभी तो इलेक्शन है, और आशी भाभी इतना जल्दी, मुझे तो लगा था कि इन लोग के बीच अभी तगड़म ही चल रही है। काव्या जो कहती है, कोई तगड़म नहीं चल रही है, इन लोग के बीच सब कुछ शॉर्टेड हो चुका है, ये सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं। वेदाक्ष अपने भाई के रूम की तरफ देखते हुए कहता है,
अच्छा जी, तो यहाँ पर ये माजरा चल रहा है, मतलब बाहर दुश्मनी दिखा रहे हो और अंदर गप्पे लड़ रहे हैं। खैर जाने दो, अच्छा ही है। और फिर वो उससे आगे बात करते हुए अपने रूम की तरफ भाग जाता है। वहीं आर्यांश, जो इस वक्त काफी गुस्से में अंदर आते हैं। आशी भी अंदर आराम से बैठी हुई कुछ बुक्स पढ़ रही थी। इलेक्शन के साथ ही साथ आर्यांश अपने बिजनेस पर भी पूरा फोकस करते थे, जिसकी वजह से उनके पास बिजनेस को काफ़ी अच्छे और काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बहुत सारी बुक्स वगैरह रखी थी। आशी काउच पर आराम से बैठे हुए उन बुक्स को पढ़ती है और वहीं कॉफ़ी के एक एक सिप लेने लगती है। अचानक से दरवाज़ा काफ़ी ज़ोर से खुलता है। आशी, जो थोड़ा बोरियत से उस तरफ देखती है और फिर अपने बुक की तरफ देखने लगती है, जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो कि आर्यांश अंदर आए हैं। आर्यांश जो अपने शर्ट को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं और वहीं रस से अपनी वॉच को निकालते हुए कहते हैं, क्या करके आए हो, तुम्हें कोई आइडिया भी है? वहीं आशी, जो आर्यांश की तरफ देखती है और अपने पैरों को अपने सामने की कांच के टेबल पर रखते हुए आराम से पीछे की तरफ लीन होते हुए कहती है, क्या करके आई हूँ? आर्यांश उससे कहते हैं, पहले तो तुम तमीज़ से मुझसे बात करना सीख लो आशी। आशी जो कहती है, अच्छा आपसे और तमीज़ से बात करूँ, और वो क्यों? आप मेरे पापा हैं। मैं सिर्फ अपने पापा से तमीज़ से बात करती हूँ और किसी से नहीं। और हाँ, डरती तो मैं उनसे भी नहीं हूँ, फिर आपसे किस बात का डर? आर्यांश उसके बाजू को ज़ोर से पकड़ते हैं और उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, अपनी हद में रहो आशी, और मेरे काम में दखलंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सारे लोगों के बीच आकर के इस तरह से मुझे सुना कर चली गई तो? आशी जो कहती है, मैं तो आपके सजेशन के बारे में बात कर रही थी, और ये हाथ छोड़िए मेरा, मुझे दर्द नहीं हो रहा, बल्कि मुझे गुस्सा आ रहा है। आर्यांश उससे कहते हैं, मैं भी देखता हूँ गुस्से में क्या कर सकती हो तुम। आशी जो कहती है, क्या कर सकती हूँ का क्या मतलब है? और फिर वो तुरंत ही गुस्से में आकर के अपने कप को वहीं सामने के कांच के टेबल पर थोड़ा ज़ोर से पटकती है और उनके बुक को भी बंद करते हुए रख देती है और तुरंत ही खड़े होते हुए कहती है, आप कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहे हैं अश्विनी राठौर को, शायद भूल गए आप मेरा टशन, याद दिलाऊं आपको? और ये बोल करके वो अपनी छाती चौड़ी करके आर्यांश को देखने लगती है। वही आर्यांश जो आशी को कमर से पकड़ते हैं और उसे काउच और टेबल के बीच से हटाते हुए रूम के बीचों बीच ले आते हुए कहते हैं, यहाँ खड़ी रहकर बात करो, वहाँ क्या बचने की कोशिश कर रही थी? आशी जो कहती है, मैं कहीं पर भी बात करूँ, मैं फुल टशन में ही बात करूँगी और मैं डरती नहीं हूँ आपसे, समझे आप? आर्यांश उससे कहते हैं, ये क्या हरकत थी, तुम मेरे मीटिंग हॉल में एंटर कैसे हुई? आशी जो कहती है, रुकिए बताती हूँ, और ये बोल करके वो तुरंत ही रूम से बाहर जाती है। आर्यांश को समझ नहीं आता कि इस वक्त आशी क्या कर रही है। वो भी रूम के दरवाजे के पास जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी आशी धड़ाके से दरवाज़ा खोलते हुए एक कदम अंदर रखती है और आर्यांश से कहती है, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, पैर देखिए पैर। और फिर वो पैर को दिखाते हुए कहती है, ऐसे ऐसे अंदर आई थी मैं। और फिर वो आर्यांश के सामने फिर से आके खड़े हो जाती है और उनसे कहती है, अब बताइए और कोई सवाल है आपके पास, या फिर से मैं जाकर के बुक पढूं? काफ़ी अच्छी बुक है वैसे, वो मेरे बिजनेस वर्ल्ड को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगी मेरी। आर्यांश जो उस पर हंसते हुए कहते हैं, कौन सा बिजनेस वर्ल्ड तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बैठ करके कोई बिजनेस कर पाओगी? आशी जो कहती है, बिजनेस तो मैं करूँगी, अपने घर वालों से दब गई थी, लेकिन उतना भी नहीं, तो आप तो मेरे कुछ भी नहीं लगते, और अगर आप मुझे रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाइए, मिस्टर आर्यांश रायज़ादा। अब बात आर्यांश के ईगो पर पहुंच चुकी थी और वहीं आशी जो पूरे टशन में उनको घूरते हुए देख रही थी। आर्यांश से अब ये बर्दाश्त नहीं होता और वो तुरंत ही जाकर के रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक करने लगते हैं। आशी जो उन्हें देखते हुए कहती है, अब ये क्या कर रहे हैं आप? आर्यांश जो पीछे मुड़ करके काफ़ी तेज़ कदमों से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, नाउ लेट्स शॉर्ट आउट दिस, और जब तक हम इसे शॉर्ट आउट नहीं कर लेते तब तक हम दोनों इस रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। और ये बोल करके वो उसकी तरफ अपने कदम को काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ाए थे। आशी जो थोड़ा पीछे जाते हुए कहती है, अरे अरे अरे, लड़ाई करने क्या आपको मुझसे? देखिए मैं मर्दों पर हाथ नहीं उठाती, अभी नए नए दूल्हे बने आप, और मैं नहीं चाहती कि अभी से आपके मुंह को इधर उधर कर दूं। और देखिए इलेक्शन है, इस वक्त मीडिया वगैरह आपको कैप्चर करेगी, आप क्या चाहते हैं आपके शक्ल ख़राब हो जाए, अजीब अजीब से धब्बे पड़ जाएंगे, फिर लोग पूछेंगे कि क्या हुआ था, बहुत सारे सवाल होंगे और फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, और ये भी कहते हुए अच्छा लगेगा कि मैं अपनी बीवी से पिटा कर आया हूँ। आर्यांश उसकी बात को सुन करके एक हल्का सा अपने चेहरे पर स्मर्क लाते हैं और फिर उससे कहते हैं, अब तो तुम गई काम से, बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो। और ये बोल करके वो झटके से उसकी कमर को पकड़ते हैं और पीछे की तरफ उसे धक्का दे देते हैं। आशी जुझा करके मुलायम सॉफ्ट बेड पर धड़ाम से गिरती है और वहीं आर्यांश उसके ऊपर आते हैं और उसके हाथ को जोर से दबाते हुए कहते हैं,
अब देखते हैं कि कौन किसका क्या खराब कर पाता है। तो मेरी शक्ल खराब करती हूँ या फिर मैं तुम्हारे चलने का ढंग। आइए जानते हैं आखिर ये लड़ाई कहाँ जाकर के खत्म होने वाली है। आइए जानते हैं इस आने वाला एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।